संस्थान में स्वागत है। आज आपको ऊर्जा परिदृश्य भाग 2 के अंतर्गत बातें बताई जाएंगी। इससे पहले इसमें भाग 1 हो चुका था और भाग 1 के अंतर्गत आपने देखा था कि मुख्य रूप से जिस ऊर्जा की चर्चा की गई थी उसमें आपका था जल ऊर्जा या जल विद्युत और इसके साथ साथ ताप विद्युत। अब यहाँ पर आज आपका जो सिलेबस है उसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से हम शुरू कर रहे हैं और परमाणु ऊर्जा में एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा इसका नाम है। और आप इस चीज को जानते होंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ये से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक हैं और इन्हीं के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत में 1954 में की गई थी। और इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संस्थान, अगर आपसे पूछा जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, परमाणु ऊर्जा संस्थान 1954। और फिर आगे बढ़कर के भारत में परमाणु ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना सितंबर 1987 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड सितंबर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो भारत में मुख्य रूप से जो नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र हैं, भारत में नाभिकीय ऊर्जा के केंद्रों में आप देखिए यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें से एक आध दो प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसको मिलान करने के लिए दिया जाता है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है, ककराकार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, उडनकुलम तमिलनाडु में। तो इस तरह से भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो पूछे जाते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाते हैं। इसमें से या तो अगर जागृति की विशेष परीक्षा है तो उसमें इसको मिलान करने के लिए दिया जाएगा या तो फिर अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। नई अनुमोदित परियोजनाएं नाभिकीय जो भारत में हैं, जिसमें हरियाणा में गोरखपुर है, राजस्थान में माही बांसवाड़ा है, कर्नाटक में कैगा है, मध्य प्रदेश में चुटका है, तमिलनाडु में उडनकुलम। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नई जो परियोजनाएं हैं उस नई परियोजना में हरियाणा में गोरखपुर है, राजस्थान में माही बांसवाड़ा है, कर्नाटक में कैगा यहाँ पर भी आपने लिखा है, मध्य प्रदेश में चुटका है और तमिलनाडु में उडनकुलम है। इसके बाद फिर आगे आप बढ़ते हैं तो ये अगला पॉइंट आपको ये मिलता है कि भारत में परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनुसंधान रिएक्टर, परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनुसंधान रिएक्टर में क्रमशः इसका नाम आप देख लेंगे, जैसे अप्सरा प्रथम, ये परमाणु शक्ति के विकास के लिए रिएक्टर के रूप में अप्सरा प्रथम 1956, साइरस 1960, इसके बाद जर्लिना 1961, पूर्णिमा प्रथम 1972, पूर्णिमा द्वितीय 1984, ध्रुव कामिनी तथा पूर्णिमा तृतीय 1990। और परमाणु ऊर्जा खपत वाले 3 देशों में सबसे प्रथम अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस है और इसके बाद फिर चीन। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा संस्थान की दृष्टि से आपने इस चीज को देखा था कि ऊर्जा को या संसाधन को 2 भागों में बांटा गया था। एक ऊर्जा संसाधन का परंपरागत हिस्सा था और दूसरा गैर परंपरागत था। जो परंपरागत है उसको आपने क्षयशील नाम दिया था और जो गैर परंपरागत था उसको आधुनिक नाम दिया था या अक्षयशील नाम उसको दिया गया। तो इसी आधार पर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो अब गैर की बात करते हैं
चूंकि गैर परंपरागत ऊर्जा जो है आधुनिक शोध का परिणाम है, और आधुनिक शोध के परिणाम स्वरूप ही यही ऊर्जा इस पृथ्वी पर अस्थायी ऊर्जा है, परमानेंट एनर्जी है। और इस परमानेंट एनर्जी के अंतर्गत आप ये देखेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में सबसे पहला है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर जब आप पर्यावरण पढ़ते हैं उसमें भी आप पढ़ते हैं कि पर्यावरण में जैविक है, अजैविक है और ऊर्जा। इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर के यही पर्यावरण के तीन संघटक होते हैं। अब इसी से मिलकर के हमारा पर्यावरण बनता है। तो इस ऊर्जा का प्रधान स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है, और उसी के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2022 के अंत तक उद्देश्य ये है कि 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि 300 दिन जो है ये सूर्य की ऊर्जा पर्याप्त रूप से वर्ष में मिलनी चाहिए। इसके बाद फिर आगे आप पढ़ते हैं तो सौर ऊर्जा में आप आज अपने आसपास पास पड़ोस में भी देखते होंगे कि तमाम तरह के सौर ऊर्जा से संबंधित यंत्र आपके पास आ चुके हैं, और जिससे ऊर्जा की क्षतिपूर्ति भरपाई की जाती है। ताप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा जो है उसके प्रयोग के रूप में, उसके अवसर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा भी ऊर्जा का एक गैर परंपरागत या आधुनिक साधन है, और दक्षिण भारत की यात्रा के समय आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां मिलती हैं देखने को, जिससे वहां पे ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। और विश्व के संदर्भ में इसमें प्रथम स्थान उत्पादन में वायु ऊर्जा में नंबर 1 पे चीन है, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर जर्मनी है, और फिर नंबर 4 पे भारत है। अब भारत में भी अगर विभाजन पूछा जाएगा, क्या भारत में भी आपसे कहा जाए कि भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। तमिलनाडु के बाद फिर दूसरे स्थान पे गुजरात है, तृतीय स्थान पे महाराष्ट्र है, फिर चौथे स्थान पे कर्नाटक है, और 5वें स्थान पे राजस्थान है। तो इस तरह से वायु ऊर्जा से संबंधित बातें हैं। फिर अगला है बायोमास एनर्जी, जैव ऊर्जा। जैव द्रव्यमान या जैव ऊर्जा के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि जैव ऊर्जा बनाई जाएगी पशुओं के गोबर से, मलमूत्र से, रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट से, नगर के से निकलने वाले अपशिष्ट से, और फसलों के जो अवशेष बच जाते हैं, डंठल या उसकी पत्तियां, पुआल इत्यादि से ये बायोमास एनर्जी तैयार की जाएगी। पहले भी आपने गोबर गैस संयंत्र का नाम सुना है, उसी के आधार पर ये जैव ऊर्जा उसी को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इस जैव ऊर्जा के अंतर्गत आप इस चीज को देखेंगे, इसमें बायोडीजल का उत्पादन है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है पर्यावरण की दृष्टि से भी, और जागृति की परीक्षाओं की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। तो बायोडीजल में रतन ज्योति या जेट्रोफा, दूसरा है करंज, तीसरा है कोनगोमिया, और चौथा है गन्ने से प्राप्त सोला। तो इस तरह से ये बायोडीजल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 4 चीजें हो जाएंगी। रतन ज्योति या जेट्रोफा है, करंज है, कोनगोमिया है, और गन्ने से प्राप्त सोला है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत महासागरीय एनर्जी को पढ़ते हैं या सागरीय ऊर्जा को पढ़ते हैं। सागरीय ऊर्जा के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि मुख्य रूप से भारत में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो सागरीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। सागरीय ऊर्जा में जैसे ज्वारीय ऊर्जा भी उसमें सम्मिलित होती है। ज्वार में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सागर के जल को ऊपर उठाती है। ऊपर उठने से कई लाभ हो जाते हैं। तमाम तरह के जलयान जो पीछे रुके रहते हैं वो उस समय आते हैं। समुद्र की तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर रहती हैं वो बाहर आ जाती हैं। तो इसी तरह से जल में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करके महासागर के जल में जो ऊर्जा है उसका उपयोग करके महासागरीय ऊर्जा के रूप में उसको जाना जाता है।
भारत में मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी, ये हिस्सा आप जान रहे हैं, ये कच्छ की खाड़ी है और एक खंभात की खाड़ी है, और पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल में हुगली का जो एस्चुअरी क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और हुगली की एस्चुअरी, ये जो स्थिति बनती है भारत में, ये सागरीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा, और इस भूतापीय ऊर्जा को आप इस रूप में जानेंगे कि भूतापीय ऊर्जा के रूप में जैसे आप इस चीज को भी पढ़े हैं कि पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और उसी तरह से आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये चीज जानते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। हालांकि यह दर इसी रेट में नीचे नहीं बढ़ती और न इसी रेट में ऊपर रहती है, इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन तब भी इसका उपयोग किया जाता है और इसी उपयोग को जियोथर्मल पावर कहते हैं या भूतापीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। अब इस भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करते हैं, इस बात पर अगर बल दिया जाएगा कि कौन सा देश भूतापीय ऊर्जा की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है, फिर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, टर्की या तुर्की है और फिर न्यूजीलैंड है। चूंकि नई स्थिति है, नई प्रौद्योगिकी के रूप में जियोथर्मल पावर एक नया शोध है, और नए शोध के अंतर्गत भारत में 4 स्थानों पर इस तरह का शोध चल रहा है जहां पर भूतापीय ऊर्जा पैदा की जा रही है। उस भूतापीय ऊर्जा में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको मिलाने के लिए पूछा जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे जम्मू कश्मीर में गुगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ में तातापानी और आंध्र प्रदेश में खम्मा। तो ऐसे स्थान की पहचान और याद रखना भी आवश्यक है, जिससे आप इसको जानेंगे और उसको मिलान करने वाले प्रश्नों में इसका उपयोग किया जाएगा। नई प्रौद्योगिकियां भी इधर 10 वर्षों के अंदर विकसित की जा रही हैं। 2014 के बाद नई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा, फ्यूल सेल्स और बैटरी से चालित वाहन, इन तीनों को भी सम्मिलित किया जाता है। अब हाइड्रोजन जो है एक गैस के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है, और इसमें तमाम शोध आगे अभी चल रहे हैं और तमाम इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फ्यूल सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स का निर्माण किया जा रहा है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। पहला है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स, दूसरा है फास्फोरिक एसिड सेल्स, तीसरा है डायरेक्ट मेथेनॉल फ्यूल सेल्स, चौथा है डायरेक्ट इथेनॉल फ्यूल सेल्स, और पांचवा है मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स। तो इस तरह से ये ऊर्जा से संबंधित जो आपका चैप्टर है ये 2 भागों में विभाजित किया गया, और 2 भागों में विभाजित करके इसके अर्थ को आपको बताया गया। इससे तमाम ऐसे प्रश्न थे जिसमें आपने इसको देखा, और देखने के बाद अब इसके जो कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं उस वैकल्पिक प्रश्नों पर हम चलते हैं, और वैकल्पिक प्रश्नों को हल करके इस चैप्टर को विश्राम दिया जाएगा। तो सामान्य रूप से जैसे प्रश्न आपका ये है कि भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? इसका उत्तर है केरल के विजिगम में भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र लगाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है महत्वपूर्ण, ये है अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस चीज को आप जानेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, राजीव गांधी के जन्मदिन पर अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है बायोडीजल की आविष्कारक कौन है? बायोडीजल की चर्चा अभी की गई है, और बायोडीजल के आविष्कारक के रूप में ब्राजील के जोस दे सा पायरेंत का नाम है,
बायोडीजल के आविष्कारक के रूप में उनका नाम लिया जाता है। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका ये है, एक्सान, गाजप्राम, मिंड यांग विंड पावर ग्रुप किन देशों की ऊर्जा कंपनियां हैं? तो इसमें 3 कंपनी का नाम है, जिसमें एक्सान यूएसए की है, गाजप्राम रूस की है और मिंग यांग विंड चीन की। अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश को पौनों के देश की संज्ञा दी जाती है? तो आप इस चीज को जानते हैं कि पौनों के देश की संज्ञा डेनमार्क को दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान कहाँ है? भारत में सौर ऊर्जा केंद्र संस्थान ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर भुज गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई है 1982 में। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव कौन है? इसका उत्तर सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव है साजनी पल्ली, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में है। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में अमर सागर है, जोधपुर में फलौदी है, चित्तौड़गढ़ में देवगढ़ है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में स्थित है। ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है, गांव की कुल ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन आपके हैं, जैसे शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला राष्ट्र प्रथम स्थान पे चीन है, द्वितीय स्थान पे यूएसए है। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा संस्थापित करने वाला राज्य भारत में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है। इसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे आप इसको देखेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना 17 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ की गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ निर्माणाधीन नाभिकीय संयंत्र हैं, जिसकी चर्चा अभी पहले ही कर दी गई थी। निर्माणाधीन में जैसे ककरापार है, रावत भाटा है, कुडनकुलम और कलपक्कम है। इसके बाद फिर गोरखपुर। अब यहाँ पे कुछ मिलान करने वाला प्रश्न भी दिया गया है, जैसे कोयना, कलपक्कम, कोलकाता, भावनगर। ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये देखना है कि कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए है, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र के लिए है, कोलकाता शहरी क्षेत्र है, भावनगर गुजरात में ज्वारी विद्युत परियोजना से संबंधित है। उसी तरह से कुछ ताप विद्युत गृह हैं, उनको संबंधित करना है, जैसे पतरातू है, तलचर है, रामगुंडम है, सिंगरौली है। इसको आप जब मिलान करेंगे तो पतरातू झारखंड में है, इसके बाद फिर तलचर उड़ीसा में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में है और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आप इसको पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र। स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र कलपक्कम, रावत भाटा, तारापुर, जवाहर सागर। इसमें कलपक्कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? लहर ऊर्जा, इसमें आप जानते हैं विजिगम शहर है, विजिगम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कुछ तापी परियोजना है और उसको सुमेलित किया गया है, जैसे सूरतगढ़ है, ओबरा है, धुवरल है, काठगोदाम है। तो इसको भी सुमेलित आप करेंगे तो इसमें
सूरतगढ़ राजस्थान में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है, धुवरन गुजरात में है, और यही 3 सही है इसमें, सूरतगढ़ राजस्थान, ओबरा उत्तर प्रदेश, धुवरन गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है। आप जानते हैं कि ताप विद्युत ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ताप विद्युत का योगदान 61% है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों की भार क्षमता सर्वाधिक है। तो दक्षिण भारत में जो ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी भार क्षमता सर्वाधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है। तो इसमें ताप विद्युत है, ताप विद्युत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील भी है और मणिपुर इसका उत्तर भी है। इसके बाद फिर निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को, अब यहाँ नई प्रौद्योगिकियां जो विकसित की गई हैं उसमें हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल। इसमें आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो महाराष्ट्र जो है ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि विद्युत केंद्र हैं कुछ और नदी है, उससे इसमें मिलान करना है। जैसे जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र है, माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र है, श्री सेलम जल विद्युत परियोजना है या केंद्र है। तो इसको जब आप मिलान करेंगे तो जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र का मिलान चंबल नदी से हो जाएगा, माही बजाज सागर माही नदी से हो जाएगा, राणा प्रताप सागर जल वाला चंबल नदी से हो जाएगा, और श्री सेलम दक्षिण भारत में आप जानते हैं इसको आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कृष्णा नदी हो जाएगा। फिर सुमेल करना है। ये सब सुमेल करने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र। इसका जब आप मिलान करेंगे तो तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्मों को इसमें चुनना है। इदुक्की, कालागढ़, तारापुर, पथरी। तो इस तरह से इसमें जो सुमेल आपका है वो सही क्या है ये बताना है। तो कालागढ़ जल विद्युत के लिए है, तारापुर आणविक शक्ति के लिए है और पथरी जल विद्युत के लिए है। ये तीनों पॉइंट सही है। तो फिर इसके बाद जैसे नाभिकीय शक्ति केंद्र है और राज्य है, फिर वही क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। कोटा है, तारापुर है, ककरापार है, नरौरा है। आप जानते हैं कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ककरापार गुजरात में है और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है दार्जिलिंग में। कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसमें आपका ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, इसमें गुजरात हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कारपोरेशन NTPC द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। कहाँ पे? फरक्का में स्थापित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है। बोकारो का तापीय बिजली घर झारखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, बोकारो चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित है और उस उद्योगों में जो महत्वपूर्ण उद्योग लगाए गए हैं जैसे राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है, ये पूछा भी जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि रामागुंडम
रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कि सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से कुछ बिजली घर हैं और उनका राज्यों से मिलान करना है, तो उनके मिलान में जैसे कोठागुदम है, रायचूर है, मेटूर है, बनकबोरी है। इसको जब आप मिलान करेंगे तो कोठागुदम आंध्र प्रदेश में, रायचूर हो जाएगा कर्नाटक में, मेटूर तमिलनाडु में और बनकबोरी गुजरात में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कहाँ पे? कोटा, उदयपुर, रावतभाटा, बीकानेर। इसका उत्तर कोटा है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत नाभिकीय, पेट्रोल, जल विद्युत, कोयला। तो कोयले से ही सारी ऊर्जाएं बन रही हैं, बिजली भी बन रही है। इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कुडनकुलम तमिलनाडु के अंतर्गत है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और फिर बायोगैस। तो बायोगैस जो है इसमें अलग हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम, हजीरा, थाल, तूतीकोरिन। तो इसको आप देखते समय इसमें जो कलपक्कम है ये अलग हो जाएगा, हजीरा, थाल और तूतीकोरिन इससे संबंधित हो जाएंगे। कुछ गर्म जल के स्रोत और उसकी अवस्थिति बताना है, जैसे मणिकरण है, ज्वालामुखी है, अनहोनी है, तप्तहोनी है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको इसमें ये बताना है कि कौन सुमेर नहीं है। मणिकरण हिमाचल में है, ये सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्त पानी उड़ीसा में है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में, यही अलग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो 100% चलने वाला इसका उत्तर है इसमें ऑप्शन में चंडीगढ़ है, दीव है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है। इसका उत्तर दीव हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? नहीं पाए जाने में गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी घाट। इसमें गंगा डेल्टा अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह चैप्टर यहीं पर विश्राम लेता है और इससे संबंधित तमाम तरह के प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं, जो कि भारत में ऊर्जा परिदृश्य का एक चैप्टर था। इसको 2 बार में आपने देखा है, आज दूसरी बार इसको आप देख चुके और इस तरह से इस चैप्टर को आप तैयार करेंगे। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।